हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल भदौरिया जीएस क्लासेस में। आप सभी लोगों के लिए मैं नई आर्मी का एक न्यू बैच लेकर आ रहा हूं और वो स्टार्ट होगा आपका 5 जून से। तो अभी हम लगातार इसके लिए एक टेस्ट पेपर रख रहे हैं, तो आप लोग इस टेस्ट पेपर को एंजॉय करिए और तब तक इस क्वेश्चंस को लगाइए और जानिए कि आपने अब तक क्या पढ़ा था और कितना रिविजन्स में आप कितने अच्छे बनते हैं। इस क्वेश्चन सेट को लगाने के बाद आप लोग मुझे अपनी अपनी आंसर शीट भेजेंगे, जिससे मैं देख पाऊंगा कि आपने जो टोटल क्वेश्चंस होगा वो 40 क्वेश्चंस का सेट है और इस 40 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चंस कवर करे हैं, कितने आपके एक्यूरेट निकले हैं, सही निकले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग मुझे अपनी आंसर शीट जरूर भेजें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ये आपको याद रखना है। तो देखिए ऑप्शन है आपके हिसाब से, पहला ऑप्शन है 7 अप्रैल, ऑप्शन बी है 7 मई, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल, ऑप्शन डी है 1 मई। तो आपको इसका आंसर्स देना है। चलिए मुझे आंसर्स बताइए इसका फटाफट। चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर्स होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा जिसका नाम है 7 अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन ए पे क्या दिया गया है 7 अप्रैल। तो इसके लिए जो आंसर्स बनेगा वो क्या बनेगा 7 अप्रैल बनेगा। क्लियर, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। तो सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1940। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ए, यहाँ पर जो ऑप्शन क्या क्लियर होगा ये आप मुझे जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा वो बी क्लियर होगा, 1920 1920। ठीक है, 1920 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था। तो ये आपको समझना है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो देखिए 1930 में गांधी जी ने क्या चलाया, 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और 1942 में क्या चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, गांधी जी के ये 3 बड़े आंदोलन थे, ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए 1920 में क्या असहयोग, 1930 में क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में क्या भारत छोड़ो आंदोलन। 1930 में ही गांधी जी ने क्या की थी, दांडी यात्रा की थी, ये भी आप याद रखेंगे। तो 1930 में ही गांधी जी ने क्या की थी, दांडी यात्रा की थी। और 1917 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह चलाया था और ये कब चलाया था, 1917 में, क्या, चंपारण सत्याग्रह। तो ये आपको याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह भी गांधी जी ने कब चलाया, 1917 में चलाया। तो ये गांधी जी से रिलेटेड कुछ प्रमुख आंदोलन थे, इनको आप याद कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते तो कहीं पर भी पेन कॉपी नोट करिए, इनको रटिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कयाक क्या है। कयाक क्या है, ये कयाक लिखा है, आप लोग इसको समझ लें, मैं बोल रहा हूं कयाक क्या है। तो कयाक क्या है, कयाक ऑप्शन ए है आदिवासी उपकरण है, ऑप्शन बी नाव है, ऑप्शन सी समुद्री जहाज है, ऑप्शन डी हथियार है। तो आपको मुझे बताना है कि कयाक क्या है, तो आपको जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है। चलिए मैं बता दूं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। कयाक एक प्रकार की क्या होती है, नाव होती है। कयाक क्या है, एक नाव है, नाव का एक प्रकार कयाक कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और ये क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो आंसर्स बताना है मुझे जल्दी जल्दी बताना है, तो बताइए जल्दी से। चलिए ओके देख लेते हैं। आप सबके लिए जो आंसर्स है वो करेक्ट होगा, सी ऑप्शन गोदावरी। कौन सा आंसर क्लियर होगा, गोदावरी। तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी में ही जो हम बात करें कि नासिक में ही गोदावरी नदी के तट पर प्रसिद्ध कुंभ मेला आयोजित होता है। ठीक है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है जो जल की नेवी की ट्रेनिंग दिलवाते हैं हम, वो चीज। तो ऑप्शन है आईएनएस तरंगिनी, ऑप्शन बी आईएनएस विराट, ऑप्शन सी आईएनएस गरुड़ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से जल्दी मुझे कमेंट करके आंसर्स बताइए, आपके हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, आईएनएस तरंगिनी। कौन सा, तरंगिनी, आईएनएस तरंगिनी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आईएनएस तरंगिनी। ठीक है,
चलिए इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस होगा वो देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहां से बहती है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहां बहती है या कहां से निकलती है, तो आपको ये याद रखना है। तो ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका। आंसर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका। देखिए मैं आपको बता दूं कि अमेरिका से जो दक्षिण अमेरिका जो शहर है, ये दक्षिण अमेरिका से कौन सी नदी निकली है? अमेजन। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कैसी नदी है? सबसे बड़ी नदी है विश्व की। देखिए सबसे लंबी नदी अगर नील नदी होती है, लेकिन अगर नील भी नहीं दी है ऑप्शन में, फिर हम क्या लगाएंगे? अमेजन। देखिए ये चौड़ाई में बड़ी है। किस में बड़ी है? चौड़ाई में। और नील नदी लंबाई में बड़ी है। किस में बड़ी है? लंबाई में। तो नील नदी तो लंबाई में बड़ी है और अमेजन नदी किस में बड़ी है? चौड़ाई में। तो ये चौड़ाई में सबसे बड़ी है और ये कहां से निकलती है? देखिए मोस्टली दक्षिणी अमेरिका से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण अमेरिका के किस शहर से, तो कहां से? ब्राजील से। कहां से निकलती है? ब्राजील से। तो आपको याद रखना है कि ये ब्राजील से भी निकलती है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका के किस शहर से? ब्राजील से। और क्यों बड़ी है अमेजन? विश्व की चौड़ाई के आधार पर सबसे बड़ी है, वरना विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पानी के बहाव क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप क्या लगाएंगे? अमेजन लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और मैं इसे बताता हूं, आप लोग तब तक पढ़ लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो कौन सा दस्तावेज ऐसा है जो भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? ऑप्शन ए 8वां दस्तावेज, ऑप्शन बी 11वां दस्तावेज, ऑप्शन सी 8वां दस्तावेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए 9वां है, ऑप्शन बी 11वां है, ऑप्शन सी 8वां है, ऑप्शन डी कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा। देखिए जो हमारा सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा, क्योंकि 8वां दस्तावेज जो होता है, 8वां दस्तावेज जो है वो बिल्कुल आपके हमारी जो सरकारी भाषाएं हैं उनकी जानकारी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है, यानी कितनी कमांड है? मोस्टली भारतीय आर्मी जो इंडियन आर्मी होती है इसकी कितनी कमांड है? आप सभी लोग जानते होंगे, मोस्टली आर्मी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो जल्दी से क्लियर करिए। तो भारतीय सेना में कमांडो की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 62, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 20। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसका आंसर है 7। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 7 बनेगा। तो भारतीय आर्मी में या इंडियन आर्मी में जो सेना जो कमांड की संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, वो देख लीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो देखिए ऑप्शन, अगर आपको ऑप्शन चेक करने हैं तो जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जिसका नाम है उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? उत्तराखंड बनेगा। क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन 10 है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए दीनार, ऑप्शन बी लीरा, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए आप इसके आपके हिसाब से कौन सा आंसर क्लियर होगा। तो देखिए सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो होती है रियाल। क्या होती है? रियाल। तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो कौन सी है? रियाल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी होगी? रियाल होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है उसे आप देख लीजिए। तो देखिए स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी शीला दीक्षित, ऑप्शन डी जो होगा सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी शीला दीक्षित, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी अगर हम बात करें तो शर्मिला टैगोर। तो आप जल्दी से जल्दी मुझे बताइए कि ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा आपके हिसाब से। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा वो पहला सी ऑप्शन होगा, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू जो थी वो हमारे भारत की पहली गवर्नर थी। और किस राज्य से गवर्नर थी? तो उत्तर प्रदेश से, यूपी की गवर्नर थी। ये क्वेश्चन आर्मी में रेगुलर पूछा गया है, कई बार एग्जाम्स में आया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी रट कर रखिए ध्यान से। ठीक है,
तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बीएस नॉयपाल, ठीक है, ऑप्शन बी है आर.के. नारायण, ऑप्शन सी है टैगोर, ऑप्शन डी है चार्ल्स डिकेंस। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ओके, सभी लोगों के आंसर अच्छे ही आ रहे हैं, तो देख लेते हैं। बी ऑप्शन है क्लियर, आर.के. नारायण। क्या होगा? आर.के. नारायण। आर.के. नारायण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? देखिए इनकी दो पुस्तकें जो आपके एग्जाम्स में लगातार पूछी जाती हैं, एक होती है गाइड जो अभी आपके इस क्वेश्चन में पूछी गई है, और दूसरी जो पुस्तक है वो है मालगुडी डेज। दूसरी कौन सी है? मालगुडी डेज। ये दो पुस्तकें लगातार एग्जाम्स में मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है, मोस्टली आर्मी एग्जाम्स में आपसे लगातार पूछते हैं, तो आपको याद रखना है गाइड और मालगुडी डेज किसकी पुस्तकें हैं? आर.के. नारायण की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो देखिए सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए है सेना कमांडर, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि आपके हिसाब से आपका कौन सा आंसर क्लियर होगा। तो जल्दी जल्दी बताइए। ओके चलिए मैं बता देता हूं कि भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो भारत का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति भी होता है, सर्वोच्च कमांडर भी होता है, ये आपको याद रखना है, और सेनाध्यक्ष भी होता है। तो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतीय सेना का सेनाध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पानीपत का पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच, ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन सी नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, ऑप्शन डी क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से आपका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1526 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया ऑप्शन ए है आपके लिए, अगर मैं बात करूं तो जीवाणु, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी कवक। तो आपको मुझे कवर करके बताना है कि इसके लिए आंसर आपके लिए क्या होगा। तो मलेरिया किसके कारण होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस, कवक। तो आपको आंसर लगाना है, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। इन्हें हम परजीवी भी कहते हैं, प्रोटोजोआ। क्या कहते हैं? परजीवी। ये आपको याद रखना था। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। बांझ विरोधी विटामिन कौन सी होती है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि बांझ विरोधी विटामिन कौन सी होगी। देखिए ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, विटामिन ई। विटामिन ई जो होती है वो बांझ विरोधी विटामिन होती है। विटामिन ई की कमी से हमें क्या हो जाता है? जनन क्षमता कम हो जाती है, स्त्रियां बांझ हो जाती हैं और पुरुष क्या हो जाते हैं? नपुंसक हो जाते हैं। ओके, तो विटामिन ई इसका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फिजिक्स से रिलेटेड है, तो ऑप्शन 7। चलिए ये आपका करेक्ट क्वेश्चन हो गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डाल रहे हैं। तो देखिए कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। ये जा लिख गया है, चेक कर लेना। तो कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। ऑप्शन ए है W बराबर F इंटू एस, ऑप्शन बी है W बराबर F बटे एस, ऑप्शन सी है W बराबर F माइनस एस, ऑप्शन डी है W बराबर F प्लस एस। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी क्लियर करके बताइए आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। चलिए मैं बता दूं, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या है? W बराबर F गुणा एस। अगर मैं यहाँ पर इसे आपको डिस्क्राइब करूं कि क्या इंपोर्टेंस होगा इसका, तो देखिए कार्य हमेशा बल
इसे हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे, इसलिए हम इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे, यानी W से रिप्रेजेंट करते हैं। और बल को अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और यहाँ पर S से क्या होगा, विस्थापन होगा, अर्थात डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, विस्थापन। विस्थापन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य का बल गुणा विस्थापन क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। बल क्या, देखिए मैं बताऊं, अगर किसी वस्तु को बल लगाकर उसे अगर थोड़ा अपने स्थान से खिसका सके या बल लगाकर किसी वस्तु को हम हटा सकें, तो वही हमने क्या कह दिया, कार्य कह दिया। कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे अपने स्थान से हटा देना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। जैसे मान के चलिए आपने एक कार को धक्का मारा और कार आगे खिसक गई, तो आपने क्या किया, कार्य किया। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक दीवार है और आप दीवार को धक्का मारिए, तो क्या आप खिसका पाएंगे, नहीं खिसका पाएंगे। तो आपने जब दीवार को धक्का मारा तो दीवार को धक्का मारने पर आपने कोई कार्य नहीं किया। जब कोई कार्य नहीं किया, कार्य की वैल्यू कैसी होगी, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि आपने कोई भी कार्य नहीं किया, अर्थात कोई वस्तु विस्थापित हुई नहीं। जब विस्थापित नहीं होगी तो क्या होगा, कार्य नहीं किया। और जब वस्तु विस्थापित हो जाए तो आपने क्या किया है, कार्य किया है। ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त किया होता है या पौधों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए है कुनेन, ऑप्शन बी है एस्पिरिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि कौन सा पदार्थ इनमें से हमें किससे प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। चलिए देख लेते हैं। ओके, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, जिसे हम कहते हैं कुनेन। देखिए कुनेन क्या है, जो हमें कुनेन जो होता है ये हमें किस वृक्ष की साल से मिलता है, तो सिनकोना वृक्ष की साल से मिलता है। किस वृक्ष की साल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना वृक्ष की किससे प्राप्त होता है, छाल से प्राप्त होता है। कुनेन क्या है, एक मलेरिया रोधी दवाई है। कौन सी दवाई है, मलेरिया रोधी दवाई है। अगर हमें मलेरिया हो जाए, अगर हमारी बॉडी को क्या हो जाए, मलेरिया हो जाए, तो हमें मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए क्या खाना पड़ता है, कुनेन की गोलियां खानी पड़ती हैं। अभी आप देख रहे होंगे कोरोना जो बीमारी चल रही है, इसमें भी हम क्लोरोक्विनोन दे रहे हैं, तो उसमें भी कुनेन मिला हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, सिनकोना वृक्ष की साल से प्राप्त होता है, मलेरिया रोधी दवाई है। और कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है, सिनकोना वृक्ष की साल से। ठीक है, यहीं पर आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है उसे देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए है हवा की गति, ऑप्शन बी है बारिश, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए मुझे, ऑप्शन ए हवा की गति, ऑप्शन बी बारिश, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिस्मोग्राफ से सदैव क्या मापा जाता है, ऑप्शन सी क्लियर होगा यहाँ पर, और ऑप्शन सी क्या है, भूकंप। तो सिस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं, भूकंप मापते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है या भूकंप की तीव्रता। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में आपके पास क्वेश्चन है, देखिए कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन। तो आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए इसमें जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा CO2 गैस, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होगी, सोडा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अगर एक गिलास है, एक गिलास में हम क्या भर दें, पानी भर दें, ठीक है, तो कोई बुलबुला उत्पन्न होता है क्या, नहीं होता। लेकिन अगर हम इसी गिलास में कोल्ड ड्रिंक डालें तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर ऐसे ऐसे बुलबुले चिपक जाते हैं, या पानी में भी हमें थोड़ी थोड़ी बूंदें दिखाई देती हैं कुछ इस टाइप की। और ये जो गैस के बुलबुले जो बनते हैं ये किस गैस के होते हैं, CO2 गैस के होते हैं। किस गैस के होते हैं, CO2 गैस, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है, इनमें से कौन एक अदिश गैस, अदिश राशि है, ऐसे कर सकते हैं, मात्रा कर सकते हैं, राशि को हम मात्रा ही कहते हैं हिंदी में। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो गति है, ऑप्शन बी है जो बल है, ऑप्शन सी है वो त्वरण है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से जो आंसर बनेगा वो मुझे जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए का नाम है गति यानी मोशन। ठीक है, तो गति कैसी होती है, अदिश राशि होती है, बाकी की बल और त्वरण कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। ओके, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट बात करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन ए जो आपकी स्क्रीन पर है वो है प्रोटीन, ऑप्शन बी है जो वो है लोहा, ऑप्शन सी मोटापा, ऑप्शन डी विटामिन। तो आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसका जो प्रमुख तत्व होता है वो होता है लोहा, जिसे हम इंग्लिश में आयरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन भी कहते हैं। ठीक है, तो लोहा कहते हैं, आयरन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक कौन सा है? आयरन होता है। ठीक है, और आयरन की कमी से हमें क्या हो जाती है? हीमोग्लोबिन एनीमिया रोग हो जाता है। और अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा? अरक्तता रोग हो जाता है। ठीक है, सॉरी, अधिकता से हमें कौन सा रोग हो जाता है? लोहमयता रोग हो जाता है। एनीमिया का ही हिंदी नाम अरक्तता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करें, एक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो एक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है ऊतक, ऑप्शन बी है कोशिका, ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी है अंग प्रणाली। तो जल्दी से जल्दी मुझे बताइए आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी होगा, सेल। सेल को हम कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। तो जीव, सभी जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है वो कौन होती है? कोशिका होती है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में जो रक्त होता है वो किस में शुद्ध किया जाता है? तो मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है? ऑप्शन ए दिल, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी जिगर। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा। तो देखिए इसका जो आंसर क्लियर होगा वो ऑप्शन सी है, फेफड़े। तो मानव का जो रक्त शुद्ध होता है वो कहाँ होता है? फेफड़े में। देखिए कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा, लेकिन रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? मोस्टली फेफड़े में होता है। रक्त को शुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि जब रक्त में ऑक्सीजन घुली होगी तभी वो रक्त कैसा होगा? शुद्ध होगा। और रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का कार्य कौन करते हैं? फेफड़े करते हैं। इसलिए हम फेफड़े को ही ज्यादा सही आंसर मानते हैं इसका। लेकिन यहाँ पर कई बार विवादित होता है कि किडनी को भी मान लेते हैं। तो जो किडनी होती है वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है। प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण। अगर हम बात करें कि शुद्धिकरण, लेकिन अगर आपसे पूछेगा रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है तो किडनी करती है। और रक्त किसमें शुद्ध होता है? तो कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। ऐसे करके दो क्वेश्चंस को आपको क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी NO2 और SO2, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO और CO2, ऑप्शन सी है आपके लिए O3 यानी ओजोन और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप मुझे जल्दी जल्दी बताइए अम्लीय वर्षा का कारण किसके कारण होता है? तो आप सबको ही पता होगा, मोस्टली ऑप्शन ए करेक्ट है कि NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और SO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या करती हैं? ये दो प्रमुख गैसें होती हैं जो अम्लीय वर्षा कराने में मदद करती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा वो देख लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 26 क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन में बता देता हूं। प्राथमिक रंग होता है लाल, नीला, हरा, नारंगी, नीला, पीला, ऑप्शन सी लाल, नीला, पीला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से कौन सा होगा प्राथमिक रंग। तो देखिए हमेशा ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर RGB हम ऐसे पढ़ते हैं, R से हम पढ़ते हैं रेड मतलब लाल, G से हम पढ़ते हैं ग्रीन मतलब हरा और B से हम पढ़ते हैं ब्लू मतलब नीला। तो लाल, हरा, नीला क्या हो गया? प्राथमिक रंग हो गए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो देख लीजिए आप लोग कि निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? तो निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बताइए कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो रोग है वो क्या होता है? कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, आपके लिए ये करेक्ट होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डाल रहे हैं, वो देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है उसे देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो मानव की समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है, हार्मोन, रंध्र, ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो मानव की समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला जो होता है वो होता है ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, और वो आंसर है हार्मोन। कौन है, हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, हार्मोन बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डाल रहे हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर कौन सा है वो देख लीजिए कि हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 0.9%, ऑप्शन सी 0.04%, ऑप्शन डी 0.05%। तो आप जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 0.04%। अब देखिए आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, अगर हम वायुमंडल में जो हवा होती है, हवा में 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, लगभग में 21% में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और 0.03% क्या होती है, CO2 होती है। अब आप कहेंगे सर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो यहाँ ऑप्शन में तो थी नहीं, ऑप्शन में नहीं थी, तो आपको एक चीज देखनी है कि नियरेस्ट जाना है कि नियरेस्ट कौन सा है। तो नियरेस्ट कौन सा होगा, 0.04 या 0.05, 0.04। तो आपको क्या लगाना है, 0.04 लगाना है। तो आपको ऐसे करके क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाना है, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं और ये आपसे एग्जाम करवाएगा। तो आपको उसकी मेंटलिटी से खेलना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए अभी अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है, कितने परसेंट, 78%। दूसरी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, कितने परसेंट, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, 0.03%। अब यहाँ ऑप्शन में थी नहीं, तो ऑप्शन में जो होगा उसका नियरेस्ट उसे लगाएंगे, तो 0.04% हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, आप जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 47। तो आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। देखिए मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 46 होता है। ठीक है, तो ये तो गुणसूत्र हो गए, टोटल गुणसूत्र। लेकिन अगर पेयर्स में पूछे, जोड़ी में पूछे, या आपसे पूछे कि अगर डिप्लॉइड क्रोमोसोम कितने होते हैं, डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो द्विगुणित कह रहा है ना, तो देखिए आधा कर दो, 23 का 2 से गुणा कर दो, तो 23 दूनी कितने होंगे, 46 होंगे। तो द्विगुणित बनाना है, 2 का गुणा 23 में कर दो, टोटल द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 46 होगी। द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 46 होगी। तो आपसे बस यही समझना है कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, टोटल 46। अगर द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या अगर हमसे टोटल पूछता है तो कितनी होती है, देखिए पेयर्स में कितने पाए जाते हैं, 23 पाए जाते हैं। तो पेयर्स में कितने हैं, 23। ठीक है, तो द्विगुणित क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 होते हैं। ये आपको याद रखना है। कुल संख्या कितनी होगी, 46। तो 23 में 2 का गुणा करेंगे तो टोटल कितना हो रहा है, 46 हो रहा है। ऐसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है उसे देख लीजिए। मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्यों में मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ऑप्शन ए 639, ऑप्शन बी 693, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 369। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि आपके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा। आप ये मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए कितना है, 639, 639। तो मसल्स की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है, 639 होती है। इसे आपको रटना है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है उसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो है किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है। तो किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है, ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी नेफ्रेटिस, ऑप्शन डी लसिका। तो मुझे जल्दी जल्दी आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा आंसर आपके हिसाब से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा, जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, इसीलिए इसे मौलिक इकाई के नाम से भी जाना जाता है। तो किडनी की मौलिक इकाई कौन होगा, नेफ्रॉन होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं, उसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो है
कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है वायुजीवी जीवाणु, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस। कौन सा ऑप्शन बनेगा? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो दूध को दही से परिवर्तित करेगा। देखो जहां पर भी लैक्टो लग जाए वो दूध से संबंधित है, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो दूध को दही में परिवर्तित कर देता, तो हमने क्या लगा दिया? लैक्टोबैसिलस लगा दिया। ठीक है, तो ये आपको याद करना था। कर पाएंगे इसे क्लियर? चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि विद्युत प्रवाह को किससे मापा जाता है? विद्युत प्रवाह को किससे मापा जाता है, या विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसे किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से, अमीटर से, एनीमोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी क्लियर होगा, इसको हम कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं? अमीटर। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? अमीटर से मापा जाता है। ओके, चलिए ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं। कब